हेलो दोस्तों। आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ कि सदियों से, हज़ारों सालों से जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं या संपत्तियाँ हैं, लाइफ स्टॉक है, हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देते आए हैं। फिर आने वाले टाइम में ये विल का कंसेप्ट भी आया, जो इनहेरिटेंस लॉ है फिर वो भी आए। तो ये सब कैसे स्टार्ट हुआ, आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि विल और इनहेरिटेंस लॉ का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो एंशियंट टाइम्स में मेसोपोटामिया में ये कहा जाता है कि 2100 बीसी से विल और पर्टिकुलर विल टाइप कंसेप्ट की शुरुआत हुई थी। तो जब रिटर्न लॉज नहीं होते थे तब भी प्रॉपर्टीज़ तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती थी। तो आज हम बात करेंगे कि विल का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो पहले जैसे कि मैंने बात की है मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामिया में जो कहा जाता है 2100 ईयर से 1750 बीसी के तहत वहाँ एक कोड हुआ करता था जिसको हम्मुरबी कोड कहा जाता था, जो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक तरीके से बेटों को मिलती थी। फादर के पास यह राइट होता था कि वो अपनी पसंद की वाइफ को या अपने पसंद के किसी बेटे को ज़्यादा भी प्रॉपर्टी दे सकता था। तो पहले तो ये मेसोपोटामिया में हमें इसके हिस्टोरिक ट्रेसेस मिलते हैं। तो वैदिक काल पे मैं लेटर ऑन आऊँगा, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे तो वैदिक काल में भी जो हमारी मनुस्मृतियाँ थी, तो जो हमारे लॉज थे वो चलते थे। तो मैं उस पर बाद में आऊँगा। पहले जो अभी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके हिसाब से जो विल का कंसेप्ट है वो कैसे शुरू हुआ, मैं उस पर पहले आपको बताना चाह रहा हूँ। तो दूसरा कहते हैं कि एंशियंट इजिप्ट में वो उसका जो एरा कहते हैं 2500 से 1500 बीसी के आसपास का कहते हैं कि जो इजिप्ट के लोग थे, इजिप्शियंस थे, एक लीगल डॉक्यूमेंट यूज़ करते थे जिसे इमायत पर कहते थे, जिसका मतलब था हाउस डॉक्यूमेंट्स कहते थे। उसका मतलब हाउस डॉक्यूमेंट होता था। ये बिल्कुल आज की विल जैसा ही था, जैसे कि जिसमें लिखा होता था कि मरने के बाद ज़मीन या जायदाद और प्रॉपर्टी किसकी होगी। तो ये भी एक विल का कंसेप्ट था जो पुराने टाइम में इजिप्ट का कंसेप्ट कहा जाता है। तो अब आते हैं हम थोड़ा और वेस्टर्न साइड, एंशियंट एथेंस में, ग्रीक में लॉ मेकर्स कैसे विल के कंसेप्ट को यूज़ करते थे। ग्रीक लॉ मेकर सोलोन ने एक कानून बनाया जिसमें अगर किसी आदमी को कोई बेटा ना हो तो वो अपनी वसीयत के जरिए अपने सक्सेसर चुन सकता था। लाइक अपने क्लोज रिलेटिव्स में वो अपना कोई सक्सेसर चुन सकता। तो ये भी एक विल का कंसेप्ट है जो आज हमें देखने को मिलता है आज करके मॉडर्न एरा में भी। एंशियंट रोम, जो एंशियंट एथेंस का जो टाइमलाइन था मैं बताना भूल गया, वो था 600 और 400 बीसी के इन बिटवीन। तो एंशियंट रोम का जो एरा है वो 450 टू 500 सीई का था, कॉमन एरा तक जो एंशियंट रोम में कंसेप्ट ये था। जो मॉडर्न विल का कंसेप्ट है वो एंशियंट रोम से ही हमने ड्राइव किया है। जो आजकल का कंसेप्ट है वो मॉडर्न रोम के कंसेप्ट से ही शुरुआत हुई है और रोमन ने इस लॉ को परफेक्ट किया है। तो उन्होंने इसे इन्होंने टेस्टामेंटम का, आज हम टेस्टामेंट्री वर्ड यूज़ करते हैं विल के रिगार्डिंग, तो ये टेस्टामेंटम वर्ड से ही टेस्टामेंट्री जो वर्ड है ये हमारे लॉ बुक्स में आया है। तो जो रोम है वही असली एक मॉडर्न एरा का, जो आज हम विल का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, उसका एक आप उसको एक फादर कह सकते हैं विल लॉ का। रोम के 12 टेबल कानून था जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बंदा अपना ये कह के या लिख कर छोड़ के जाता था कि मेरी जो संपत्ति है या मेरी बिलोंगिंग्स है किसको दी जाए, तो वो कोर्ट में वैलिड मानी जाती थी उस टाइम। तो अब हम आते हैं प्री हिस्टोरिक ट्रेसिस के बारे में बात करते हैं। प्री हिस्टोरिक ट्रेसिस में जो इससे पहले, जो 50,000 साल से पहले जो अपना नोमैडिक लोग हुआ करते थे, जो घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह, वो कैसे इसको करते थे, इसके जो ट्रेसेस मिले हैं वो सुनगीर जैसे प्री हिस्टोरिक साइट्स जो रशिया में पड़ते हैं, वहाँ बच्चों की कब्र में जो 50,000 साल इंक्लूडिंग डेट पीरियड की कब्रें, वो जब उन्होंने कार्बन डेटिंग की है तो उसका जो पीरियड आया है वो इन बिटवीन इन पीरियड्स के कब्रें मानी जाती हैं। तो उनमें आइवरी बीड्स और टूल्स, हथियार जो पुराने टाइम यूज़ होते थे वो बच्चों की कब्रों में साथ रखे गए होते थे। क्योंकि बच्चे, जो ये कंसेप्ट था, ये कहा गया कि बच्चे तो कोई अर्निंग हैंड नहीं हुआ करते थे, बच्चे उस टाइम कमाते नहीं थे, या जो कमाने का कहने का मतलब जंगलों में जाके शिकार नहीं करते होंगे बच्चे, बच्चे तो घर में ही रहते होंगे ना, जहाँ भी उनकी सेटलमेंट होती होगी। तो बच्चों को
जब वो दफन करते थे तो बच्चों को अपनी तरफ से जो उनकी बिलोंगिंग्स थी वो दे के दफन करते थे। तो ये एक हम जो प्री हिस्टोरिक ट्रेसेस हैं, अगर प्री हिस्टोरिक एक एरा है, उसका हम एक विल का कंसेप्ट हम कह सकते हैं। विल का कंसेप्ट यही है ना कि जो हमारा एक बिलोंगिंग्स है, हमारी प्रॉपर्टी है, अपने बच्चों को देनी। तो ये रशिया में ऐसा ये कब्रें पाई गई हैं, उसमें काफ़ी ऐसी बिलोंगिंग्स मिली हैं, और जगह भी मिलती रही हैं। तो सिर्फ रशिया की बात नहीं है, ये मैं एक सिर्फ कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। तो जो नियोलिथिक रेवोल्यूशन था 10,000 BCE के पास, जो ये नोमैडिक कल्चर के लोग होते थे, ये अपना इन्होंने फार्मिंग शुरू की थी। तब जो परमानेंट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट शुरू हुआ, आपके जो डिवेलिंग्स हैं, जो आपके घर हैं या फार्म्स हैं, उसका कंसेप्ट शुरू हुआ। तो लाइफ स्टॉक का कंसेप्ट शुरू हुआ। तो ये यहाँ से जो था अपनी प्रॉपर्टी को अपने ही किथ और किन में रखना, ये कंसेप्ट यहाँ से इसके ट्रेसेस मिलते हैं अपना नोमैडिक कल्चर में भी। नोमैडिक कल्चर से जब ये लोग फार्मिंग पे आए तो ड्यूरिंग दैट पीरियड भी इसके ट्रेसेस हमें मिलते हैं। तो किन सिलेक्शन, अब हम अपने बच्चों को, जो हमारे अपने बेटा बेटी हैं, जो हमारे अपने किथ एंड किन हैं, हम उनको ही क्यों देते हैं? इंसान का ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है, पुराने टाइम से, इतने हज़ार सालों से ये इंस्टिंक्ट है कि वो अपने परिवार के बच्चों को ही अपनी बिलोंगिंग्स को देके जाता है। तो वही जो कस्टम्स हैं वो चलते आ रहे हैं, वही जो विल के लॉ में अपना इनबिल्ट हो गए हैं। जो विल का लॉ है वो जो हमारे कस्टम्स चलते आ रहे हैं उसी के बेसिस पे जो ये इवॉल्व हुआ है। तो इसी करके हमारे किथ और किन में ही हम अपने बिलोंगिंग्स को, अपनी संपत्ति को, प्रॉपर्टीज़ को, जो भी हमारे पास है, हम अपने बच्चों को ही देते हैं। तो अब मैं बात करना चाहूँगा कि जो वैदिक एरा में विल का क्या कंसेप्ट था। रिटन कानून ये कोई एक्सप्लिसिट कंसेप्ट विल का नहीं कहा गया है, लेकिन इस पर अभी रिसर्च में भी ना हुई हो इतनी, क्योंकि वैदिक एरा पे रिसर्च जो हमारी जितनी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वो वेस्टर्न हिस्ट्री को ही पढ़ा जाता है, उन्हीं के हिस्टोरियंस की बुक्स या उन्हीं की रिसर्च पेपर्स होते हैं। वैदिक काल पे अभी किसी ने शायद इतनी रिसर्च ना भी की हो, लेकिन जितना ट्रेडिशनल हिंदू लॉ का इतिहास में है, विल का कंसेप्ट तब तक एग्जिस्ट नहीं करता था जब तक ब्रिटिशर ने उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया, ऐसा कहा गया है। लेकिन वैदिक एरा में प्रॉपर्टी सिस्टम कैसे काम करता था, लाइक ओनरशिप बाय बर्थ, जन्म से अधिकार होता था। वैदिक और पोस्ट वैदिक एरा में जो कोपार्सनी सिस्टम है, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, अब वो कोपार्सनी सिस्टम पे ही है ना, कि जो इसका मतलब परिवार के जो बच्चे हैं स्ट्रिक्टली मेल हेयर, उनको जो आपकी प्रॉपर्टी है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उसमें शुरू से बाय बर्थ ही हिस्सेदार माना जाता था। लेकिन अब तो 2005 से हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट के बाद बेटियों का भी सिमिलर हक है। अब बेटियां भी को-पार्टनर हैं, जो HUF की प्रॉपर्टी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। लेकिन ये कंसेप्ट जो हमारा पहले से चला आ रहा है वैदिक काल से, वो पहले सिर्फ बेटों को कंसिडर करता था। तो वैदिक समाज में प्रॉपर्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे परिवार की, जैसे मैंने कहा HUF का कंसेप्ट कहाँ से आया वैदिक काल में, क्योंकि एक व्यक्ति की नहीं पूरे परिवार की प्रॉपर्टी मानी जाती थी, तो वो HUF का कंसेप्ट वहाँ से आया है। जो कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस है, स्मृति में इनहेरिटेंस के लिए दया शब्द का यूज़ है, जिसमें मतलब होता है कि हेरिटेज। यह कानून पहले से फिक्स था कि पिता की मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक तरीके से बेटों में बराबर बटेगी। कुछ केसेस में जो बड़े बेटे थे उनको कुछ हिस्सा ज़्यादा मिलता था, लेकिन फिर भी वहाँ कोई वसीयत का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं था। तो ट्रेडिशनल हिंदू लॉ के दो सबसे बड़े स्कूल हैं, मिताक्षरा एंड दया भागा। और एंशियंट इंडिया में औरतों के प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको स्त्री धन कहा जाता है, उसको समझना भी बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए दोनों को हम सिंपल भाषा में समझते हैं। तो पहले हम लेते हैं मिताक्षरा और दया भागा स्कूल का डिफरेंस। कहाँ ये फॉलो होता था? जो मिताक्षरा था पूरे इंडिया में फॉलो होता था। आज पूरा इंडिया है, सिर्फ बंगाल और असम को छोड़ के सारे इंडिया में मिताक्षरा था, और बंगाल और असम में दया भागा स्कूल के जो वो थे आइडियोलॉजीज वो लागू होती थी। तो राइट बाय बर्थ क्या है? जो मिताक्षरा स्कूल में है, जो अगर बच्चा बेटा पैदा होते ही एंसेस्टर प्रॉपर्टी में मालिक होता था, लेकिन ऐसा दया भागा स्कूल में बंगाल और असम में नहीं होता था। बंगाल और असम में जब तक पिता जीवित हैं तब तक पिता का पूरा हक होता था प्रॉपर्टी में, बच्चों का कोई हक नहीं हुआ करता था। तो फादर की क्या पावर थी? पिता परिवार की प्रॉपर्टी में अपनी मर्जी से बेच नहीं सकता था मिताक्षरा स्कूल में, क्योंकि एंसेस्टर प्रॉपर्टी थी, उसमें आपके आगे बच्चों का भी राइट है, तो पिता उसको एलिनेट नहीं कर सकता था। लेकिन दया भागा स्कूल जो कि असम बंगाल में था, जो आइडियोलॉजी चलती थी,
वहाँ पिता अपनी प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर होता था, वो किसी को भी दे सकता था। तो कंसेप्ट ऑफ विल का क्या रोल है यहाँ? अब जब बाय बर्थ जो बेटे हैं वो आपके मालिक हैं, तो वहाँ विल का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि पैदा होते ही आप हकदार हो गए, तो विल का कोई चक्कर ही नहीं रहा वहाँ। और जब दया भागा स्कूल थोड़ा सा क्लोज है विल के कंसेप्ट के, क्योंकि पिता एब्सोल्यूट ओनर है, वो किसी को भी दे सकता था अपनी प्रॉपर्टी जब तक वो जीवित है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि एंशियंट इंडिया में जो औरतों के क्या राइट्स हुआ करते थे। स्त्री धन किसको कहते थे? स्त्री धन वो कहा जाता था कि जो एक स्त्री को अपने पिता से अपना गिफ्ट मिले हैं शादी पे, या शादी के बाद ससुराल से जो गिफ्ट मिले हैं, कैश मिली है, ज्वेलरी है, या शादी से पहले के जो उसके गिफ्ट्स हैं, उसको स्त्री धन कहा जाता है। तो इसकी ऑनरशिप, इसकी जो लेडीज़ हुआ करती थी, जो स्त्रियां हुआ करती थी, उनकी एब्सोल्यूट ऑनरशिप थी इस पे। इस स्त्री धन को ना उसका पति, कोई भी जो ससुराल वाले हैं, कोई हाथ नहीं लगा सकता था। अगर कहीं इमरजेंसी में, कहीं अर्जेंसी में उसको यूज़ भी करना पड़ जाए, तो उसके पति को, अपनी धर्म पत्नी को ये सारा पैसा या जो भी उसने ज्वेलरी ली है, वो एक तरह से लोन हुआ करती थी, उसको वापस करना पड़ता था ये सब कुछ। तो स्त्री धन का इतना पावरफुल कंसेप्ट है ये। जो सक्सेशन है, सक्सेशन स्त्री धन जो है, मान लो कि एक स्त्री की मृत्यु हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी उसके पति या बेटे को नहीं मिला करती थी, उसकी बेटियों को मिला करती थी। तो ये एंशियंट वर्ल्ड में वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो अब हम इस कंसेप्ट को मिताक्षरा और दया भागा स्कूल के रूप में देखते हैं कि मिताक्षरा में जो मेल की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती थी वो कैसे होती थी? वो बाय सर्वाइवरशिप होती थी, लाइक मेल्स के बीच में बढ़ जाती थी। और जो फीमेल की प्रॉपर्टी होती थी वो फीमेल की डेथ के बाद फीमेल की बेटी जो होती थी, डॉटर्स होती थी, उनको मिलती थी। और दया भागा स्कूल में क्या है, पिता के डेथ के बाद मिलती थी बेटों की, और डेथ से पहले पिता पूरा एब्सोल्यूट ओनर हुआ करता था प्रॉपर्टी का। और फीमेल्स के केस में औरतों के एब्सोल्यूट राइट था, डेथ के बाद जो उसके लीगल हेयर्स होते थे लेडीज़ के, तो उनको ये प्रॉपर्टी जाती थी। तो ये एक दया भागा जो मेन स्कूल्स हैं, मिताक्षर और दया भागा का ये डिफरेंस है, मेल प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफ़र होती थी और फीमेल प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफ़र होती थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आज मैंने जो विल के कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की है। अगर आपका कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का। अदरवाइज़ मेरी ये आपसे कहना है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अच्छे टॉपिक्स के साथ आपसे फिर जल्दी मिल सकूँ। थैंक यू वेरी मच।